डियर स्टूडेंट, आज हम ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है इम्यूनिटी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। और इसमें हम देखेंगे अलग अलग टाइप की जो इम्यूनिटी हैं, जो कि हमारे शरीर को अलग अलग टाइप के जो माइक्रोब्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनसे हमारे शरीर की डिफेंस करती हैं, सुरक्षा करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी की डेफिनेशन: ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम के द्वारा हमारे शरीर को ऐसी एबिलिटीज प्रोवाइड की गई होती है, ऐसी एबिलिटीज होती हैं जो कि डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे वो लड़ सके। बॉडी इज अनेबल एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स। तो हमारा जो शरीर है वो अपने आप को सुरक्षित कर लेता है इम्यून सिस्टम के द्वारा, जो अलग अलग प्रकार के जो फॉरेन एजेंट्स हैं उनसे। टू टाइप्स की होती है: इनेट इम्यूनिटी जो जन्मजात होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि एक्वायर की जाती है अलग अलग टाइम पे एनवायरनमेंट के अंदर। तो हम एक ओवरऑल व्यू लेते हैं। सबसे पहले इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी इनेट और एक्वायर्ड दो टाइप की होती है। इनेट नॉन स्पेसिफिक होती है, नेचुरल होती है, शरीर में पहले से होती है, जबकि एक्वायर्ड को प्राप्त किया जाता है। ये स्पेसिफिक होती है, अलग अलग बैक्टीरिया के प्रति अलग अलग रिस्पॉन्स है वो शो करती हैं। इनेट के अंदर जैसे स्किन है, स्क्रीसन है, अलग अलग जो HCl वगैरह हैं, म्यूकस वगैरह हैं, फैगोसाइट्स सेल्स होती हैं जो कि निगल जाती हैं माइक्रोब्स वगैरह को, पैथोजेंस को। REC रिक्रिएशनल इम्यूनिटी होती है ये। इन्फ्लेमेशन जो भी जलन वगैरह होती है, खासकर जहाँ पे जब एंटीबॉडी और एंटीजेंस के बीच में इंट्रैक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन वहाँ भी होती है। NK नेचुरल किलर सेल होती हैं। इंटरफेरोन्स वायरल सेल्स हैं वो रिलीज करती हैं। और इसी प्रकार से कॉम्प्लीमेंट हैं, तो वो नेचुरल या फिर इनेट इम्यूनिटी में आते हैं। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो टाइप की आ जाती हैं: बी सेल और टी सेल। बी सेल है ह्यूमरल रिस्पॉन्स पैदा करती है, और जो टी सेल है वो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। ये आगे हम देखेंगे। बी सेल्स में बी मेमोरी बी सेल्स होती हैं, प्लाज्मा सेल्स होती हैं, और प्लाज्मा सेल काफ़ी अलग अलग टाइप की जो एंटीबॉडी हैं वो क्रिएट करती हैं। जबकि जो टी सेल्स हैं वो मदद करती हैं खासकर बी सेल्स की एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में। और उसमें हेल्पर सेल्स आ जाती हैं, स्प्रेसर आ जाती हैं, किलर आ जाती हैं, और मेमोरी टी सेल्स भी आ जाती हैं। टाइप हैं टी सेल और बी सेल्स के। उसके बाद हैं सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। ये आत्म सुरक्षा का नॉन स्पेसिफिक टाइप होता है, जिसमें मतलब जो भी माइक्रोब्स है, हर टाइप के माइक्रोब्स के प्रति एक ही टाइप का जो रिस्पॉन्स है वो तैयार किया जाता है, और ये जन्म से प्राप्त होती है किसी भी इंडिविजुअल को। अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के जो बैरियर्स, जो एक रुकावटें होती हैं, वो फॉरेन एजेंट्स को रोक के रखती हैं, वो शरीर में एंटर नहीं करने देती। कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। 4 प्रकार के बैरियर की इनेट इम्यूनिटी बनी होती है। सबसे पहले फिजिकल बैरियर, और जिसके अंदर जो स्किन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोक के रखती हैं, शरीर के अंदर एंटर नहीं करने देती। म्यूकस जो कि रेस्पिरेटरी, जो हमारे सांस लेने वाली नली है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, मतलब जो हमारी पेट और जो आंतों की नली है, स्टमक की जो नली है, अंदर वाली जो लाइनिंग है। यूरोनोजेनिटल मतलब यूरिन और जेनिटल ऑर्गन है, उनकी जो डक्ट हैं उनके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, और जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेता है। ट्रैप मतलब पकड़ता है और अपने शरीर के अंदर डैमेज करने से उनको रोकता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या आ जाते हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ जैसे सिक्रीशन वगैरह होती हैं, जैसे एसिड इन स्टमक, हमारे पेट के अंदर जो एसिड है वो रिलीज होता है, सलाइवा हमारे माउथ के अंदर रिलीज होती है, और जो आंखों में टीयर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। सेलुलर बैरियर्स क्या आते हैं, ल्यूकोसाइट्स लाइक, जो WBC टाइप के कुछ पॉलीमॉर्फो का मतलब अलग अलग टाइप की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं इनको, PMNL न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, जो कि सेल के अंदर हैं, एंटर करने से रोकते हैं पैथोजेंस को। जैसे मोनोसाइट्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये एक लिम्फोसाइट्स का ही टाइप होते हैं, इनके सेल जो हमने पढ़ा था। इन ब्लड एंड मैक्रोफेजिज इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है मैक्रोफेजिज। वो क्या करती हैं, फैगोसाइटोज का मतलब है जो पैथोजेंस हैं उनको निगल जाती हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं। साइटोकाइन बैरियर क्या होते हैं, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल के द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले कुछ स्पेशल प्रोटीन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जैसे जो इंटरफेरोन है
वो रिलीज किए जाते हैं, स्पेशल टाइप का प्रोटीन जो वायरस इन्फेक्टेड सेल ही रिलीज करती हैं, जो आसपास की सेलों को सिग्नल दे देती हैं कि अपने प्रति जो भी रिस्पॉन्ड है, जो भी उन्होंने प्रिपरेशन करनी है वो तैयार करें। तो आसपास की सेल को बचाने के लिए ये जो इंटरफेरोन है वो रिलीज किया जाता है। उसके बाद है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैथोजन स्पेसिफिक एंड कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। तो ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, अलग अलग बैक्टीरिया वायरस के प्रति अलग अलग टाइप का रिस्पॉन्ड है वो शो करती है, अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी बनती है इसमें। और इसके अंदर एक खास बात होती है मेमोरी की। मेमोरी का मतलब ये याद रखती है अलग अलग टाइप के जो इंट्रैक्शन होते हैं उनके अंदर। तो कैसे, जैसे हमारी बॉडी एक बार एनकाउंटर करती है पैथोजन से, यदि हमारे शरीर में एक बार पैथोजन एंटर कर जाते हैं तो उससे जो रिस्पॉन्ड तैयार होता है शरीर में, जो भी एक्शन लिया जाता है उनके प्रति एंटीबॉडीज के द्वारा, उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। और वो थोड़ा स्लो रहता है, स्लो इंटेंसिटी मतलब इतना ज़्यादा कारगर नहीं होता। जबकि जो सब्सटिक्वेंट इनकाउंटर, जो उसके बाद इनकाउंटर होता है शरीर में उसी पैथोजन के द्वारा, तो उसको एकदम से एलिसाइट्स का मतलब है एकदम से ऐसा एंटीबॉडीज के द्वारा हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स तैयार किया जाता है, जो कि पहले वाले से बड़ा तेज होता है, फास्ट होता है। शोइंग दैट आवर बॉडी हैज मेमोरी ऑफ, और इससे यह पता लगता है कि हमारे शरीर के अंदर फर्स्ट एनकाउंटर जो हुआ था ऑर्गेनिज्म उनके पैथोजन के साथ, वो याद रहता है कहीं ना कहीं कि पहले उस टाइम उन बैक्टीरिया वगैरह से कैसे निपटा गया था। उसी टाइप के जो कॉन्सेप्ट है लास्ट बाद में लगा के उनको जल्दी जल्दी निपटाया जाता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमने ये रिस्पॉन्स देखे हैं उनमें जो मेन रोल प्ले करती हैं वो बी लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट मतलब लिम्फ के अंदर पाई जाने वाली सेल्स, और टी लिम्फोसाइट्स हैं। तो ये अलग अलग नाम क्यों हैं? बोन मैरो में जो मैच्योर होती हैं तो वो लगभग लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट होती हैं, और जो टी का मतलब थाइमस के अंदर इनकी मैच्योरेशन होती है। आगे देखेंगे हम बी और टी लिम्फोसाइट्स को, तो इनके द्वारा ये रिस्पॉन्ड है वो दिए जाते हैं। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एक आर्मी सेना होती है ये प्रोटीन्स की जो प्रोड्यूस किए जाते हैं बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा। किसके लिए? टू फाइट पैथोजन, जो डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स है हमारे ब्लड के अंदर, खासकर उनको मारने के लिए तैयार किए जाते हैं। टी लिम्फोसाइट्स ये बी लिम्फोसाइट्स की मदद करती है ये सेना तैयार करने में। टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, दो प्रकार के जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो दिए जाते हैं शरीर के द्वारा। एक ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो कि ब्लड में दिया जाता है, जो ब्लड में जितनी एंटीबॉडीज हैं वो ह्यूमरल रिस्पॉन्स के लिए बनी होती हैं। ह्यूमरल का मतलब है सबसे पहले यदि इन्फेक्शन होता है तो वो ब्लड में पहुंचता है एंटीजन वगैरह, और ब्लड से वो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग सेल में एंटर कर जाता है, तो ब्लड में उससे जो निपटने का काम है वो एंटीबॉडीज करती हैं, उसको ह्यूमरल रिस्पॉन्स बोलते हैं। जबकि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जब एक बार सेल के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है वो एंटर कर जाता है तो उस टाइम पे जो रिस्पॉन्स दिया जाता है शरीर के द्वारा, और वो खासकर टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा दिया जाता है, तो वो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, CMI भी बोलते हैं इसको। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, प्रत्येक जो एंटीबॉडी है वो 4 पेप्टाइड चेन की बनी होती है, जिसके अंदर 2 लाइट चेन होती हैं, 2 हल्की चेन होती हैं, छोटी चेन होती हैं, और जबकि 2 बड़ी चेन होती हैं, और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है H2L2 के द्वारा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में बहुत अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज हैं उनको तैयार किया जाता है, जैसे कि IgA, IgM, IgG और IgE। IgE है जो एलर्जी के प्रति एंटीजन एंटीबॉडी तैयार की जाती है, और जबकि IgA है वो कोलोस्ट्रोम में प्रेजेंट होती है, जो कि मदर जो लैक्टेशन के टाइम पे जो शुरुआती टाइम पे रिलीज करती है, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में भी डिस्कस किया है 12th क्लास के अंदर ही। उसके बाद स्ट्रक्चर है वो देखते हैं हम एंटीबॉडी की। इसके अंदर हम देख सकते हैं जो हैवी चेन है वो क्या है, जो ब्लू कलर का आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, वो एक जो लंबी चेन है वो हैवी चेन होती हैं दोनों साइड में, और उनके साथ में 2 जो लाइट चेन है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। ऊपर वाला जो पोर्शन है थोड़ा पर्पल कलर में, वो वेरिएबल पोर्शन होता है, और यही पोर्शन है जो एंटीजन के साथ बाइंड करता है, एंटीजन को डैमेज करता है। और नीचे एक टाइप का जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है, एक जैसा दिखाई देता है, जो वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। उसके बाद CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन का मतलब है जब एक ऑर्गन, एक शरीर से जो ऑर्गन वगैरह, ऑर्गन डोनर वगैरह होते हैं, जैसे वो ऑर्गन डोनेट करते हैं दूसरे शरीर में जब डाले जाते हैं, तो उस केस में उनको ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन ही बोलते हैं। तो उसमें कैसे रोल प्ले करती हैं?
ट्रांसप्लांटेशन ड्यूरिंग ह्यूमन ऑर्गन फेलियर, कई बार कुछ लोगों के जो ऑर्गन हैं वो फेल हो जाते हैं, काम करना रुक जाता है, जैसे हार्ट है, आईज हैं, लीवर हैं, किडनी हैं। तो उनके लिए क्या उपचार रहता है कि किसी भी पेशेंट को इन ऑर्गन को बाहर से किसी डोनर से लेके इनके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और ताकि वो नॉर्मल लाइफ है वो स्पेंड कर सकें। देन ए सर्च बिगिन, तो जब पर्सन के ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं तो एक सुटेबल डोनर को की तलाश की जाती है, और जो ग्राफ्ट है फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, किसी भी इंडिविजुअल से हम ऐसे ग्राफ्ट उठा के ऐसे पेशेंट में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो जो ग्राफ्ट्स हैं वो या तो उसी टाइम रिजेक्ट हो जाते हैं शरीर के द्वारा, या फिर बाद में भी रिजेक्ट हो सकते हैं। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है CMI, वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि ये पहचान करता है कि शरीर का जो सिस्टम है खुद का क्या है, और जो बाहर से आई हुई चीज़ें हैं वो क्या है, नॉन सेल्फ जिसको बोलते हैं। टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड ग्रुप मैचिंग, जिस प्रकार से ब्लड ग्रुप मैचिंग के बाद ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाए जाते हैं, ब्लड जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चढ़ाया जाता है, तो इसी प्रकार से जो टिश्यू मैचिंग होती है वो जरूरी की जाती है जब ये ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, उससे पहले। एंड इवन आफ्टर दिस पेशेंट हैज टू बी टेक इम्यूनो, और इसके बाद भी जो पर्सन है जिसको ये ग्राफ्ट इम्प्लांट किए हैं उनको पूरी ज़िंदगी भर इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स यूज करने पड़ते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को दबा के रखते हैं, थोड़ा सा वो फुल रिस्पॉन्स नहीं शो कर पाते। तो जो ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन होती हैं, तो इनसे बचने के लिए ज़्यादा जो पर्सन है वो डोनर जो ढूंढा जाता है वो रिलेटिव ही ढूंढा जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिलेटिव में क्लोज रहेगा तो उसके अंदर जो ग्राफ्ट रिजेक्शन है उसके जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, वो देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप हैं ये। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी। तो इसमें क्या किया जाता है, एक होस्ट पर्सन को, जो कोई भी पर्सन है उसको एंटीजन के प्रति एक्सपोज किया जाता है, उसके अंदर एंटीजन है वो डाले जाते हैं, हो सकता है वो लिविंग भी हो, डेड भी हो सकता है कुछ अदर प्रोटीन है उस शरीर में डाले जाते हैं, जिससे कि जो पर्सन है वो एंटीबॉडीज है वो प्रोड्यूस कर सके, ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए जो अपनी कैपेबिलिटी है उसको बना सके। स्लो एंड टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, इसको टाइम है ज़्यादा लगता है, और ये जो प्रोसेस है बड़ी स्लो होती है अपना जो इफेक्टिव रिस्पॉन्स, ताकि फुल दे सके, उसके प्रति टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। जैसे एग्जांपल है इंजेक्टिंग माइक्रोब्स डिलिबरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स, जब इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, डिजीज वगैरह हो जाती हैं, तो उस टाइम पे जो भी टीकाकरण वगैरह इंजेक्शन वगैरह यूज किए जाते हैं वो इसी का एग्जाम्पल है एक्टिव इम्यूनिटी का। जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है उसके अंदर क्या होता है, जब रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस की जाती हैं किसी भी पर्सन है उसकी बॉडी को फॉरेन एजेंट से बचाने के लिए। तो जैसे ऊपर वाले में देखे हमने, एंटीबॉडी शरीर खुद तैयार करता है, बस उसका एक किस प्रकार की एंटीबॉडी तैयार की जानी है उसमें मदद की जाती है बाहर से कुछ डेड माइक्रोब्स को यूज करके, लेकिन इनके अंदर जो बनी बनाई एंटीबॉडीज हैं वो बाहर से यूज की जाती हैं किसी भी फॉरेन एजेंट से बचने के लिए। एग्जाम्पल है जैसे जो एंटीबॉडीज हैं फीटस के अंदर जाती हैं, जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है मदर वोम के अंदर, तो प्लेसेंटा से वो एंटीबॉडीज हैं फीटस के अंदर डिलीवर की जाती हैं। और जो कोलोस्ट्रोम होता है, जो येलोइश फ्लूइड होता है मदर मिल्क में रहता है, जो इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, जो कि शुरुआती टाइम में जो लैक्टेशन का शुरुआती टाइम उस टाइम में रिलीज किया जाता है मेमोरी ग्लैंड्स के द्वारा, उसके अंदर भी काफ़ी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे IgA टाइप की एंटीबॉडीज जो कि इन्फेंट को प्रोटेक्ट करती हैं अलग अलग डिजीज से, अलग अलग बैक्टीरियल या फिर वायरल जो पैथोजन्स हैं उनसे। उसके बाद है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जैसे हमने इम्यूनिटी के टाइप पढ़े हैं एक्टिव पैसिव, इसी प्रकार के इम्यूनाइजेशन भी एक्टिव एंड पैसिव होता है, मतलब दोनों का सेम ही है। प्रिपेयर्ड एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस और इनएक्टिवेटेड एंड वीकेंड पैथोजेंस वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। तो इसके अंदर क्या है, जो एंटीजेनिक प्रोटीन है वो तैयार किए जाते हैं, पहले से बने बनाए प्रोटीन्स हैं या किसके पैथोजेंस के, या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस हैं वो शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। और इसी किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये, बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये जो मेमोरी होती है इम्यून सिस्टम की, जो पुराने टाइम पे जो पहले टाइम पे इनकाउंटर हुआ था
एंटी इनके साथ एंटीजन के साथ उनको याद रखते हैं, जैसे अपना जो इम्यून सिस्टम है उस बेस पे ये काम करता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजन्स वुड न्यूट्रलाइज पैथोजेनिक एजेंट्स ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। तो क्या करता है कि जो इनएक्टिवेटेड, जो हमने वीकेंड पैथोजन डाले थे उनको याद रखता है जो हमारा इम्यून सिस्टम है, और जब एक्चुअल इंट्रैक्शन होती है, इन्फेक्शन, जब एक्चुअल इन्फेक्शन होता है उस टाइम पे जो पैथोजेनिक एजेंट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में रोल प्ले करता है, उनको ख़त्म करने में अपना अहम रोल प्ले करेगा। वैक्सीन आल्सो जनरेट मेमोरी, और वैक्सीन का काम साथ में जो बी और टी सेल्स हैं उनको पैदा करना भी होता है, दैट रिकॉग्नाइज पैथोजेंस क्विकली एंड प्रोड्यूस मैसिव ऑफ द एंटीबॉडीज, जो क्या करते हैं जल्दी जल्दी पैथोजन को पता कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, और जो मैसिव एंटीबॉडीज हैं उनको तैयार करते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में एंटीजन है उनको एंटीबॉडीज है उनको तैयार कर लेते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है? क्विक इम्यून रिस्पॉन्स गिवन टू ए पर्सन इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स। तो कुछ टाइम पे कुछ माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा डिजीज जो डेथ तक कोज कर सकते हैं, तो जब वो शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं तो उनके प्रति जो एकदम से फास्ट जो रिस्पॉन्स है वो पैसिव इम्यूनाइजेशन के द्वारा यूज दिया जाता है। जैसे एग्जांपल है टेटनस है, इन केस ऑफ स्नेक बाइट्स हैं। इन केसेस में क्या रहता है कि यदि हमारे शरीर को टाइम लगता है, वैसे तो जब एंटीबॉडी वगैरह तैयार करता है तो उस टाइम तक तो क्या रहेगा कि जो स्नेक बाइट्स में जो विनोम होता है वो बड़ा फास्ट काम करता है, शरीर को डैमेज करना शुरू कर देता है। यदि वेट करते रहें कि एंटीजन कब, एंटीबॉडीज कब तैयार हों, तो उस केस में तो बहुत लेट हो जाएगा, डेथ ही हो जाएगी पेशेंट की। तो उस केस में क्या किया जाता है, जो रेडीमेड जो एंटीबॉडीज हैं वो शरीर के अंदर इंजेक्ट की जाती हैं ताकि जो फास्ट रिस्पॉन्स है वो दिया जा सके। और इसके अंदर जो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन में इसमें जो आरडीटी है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अलाउड प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और यीस्ट ऑन लार्ज स्केल। अब जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही हैं और इतने ज़्यादा लोगों के जो डिजीज़ वगैरह होती हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वैक्सीनेशन भी चाहिएगी। तो इतने ज़्यादा लार्ज स्केल पे जो वैक्सीनेशन है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो बैक्टीरिया और यीस्ट हैं उनका यूज किया जाता है। जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो यीस्ट से तैयार की जाती हैं। उसके बाद एलर्जीज। एलर्जी क्या होती हैं? एक्सक्रीटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। कई बार हमारा शरीर है जो कुछ ओवर एक्शन प्रोड्यूस कर लेता है, कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है जितने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार एक्सक्रीटेड रिस्पॉन्स उसी को बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स दिया जाता है शरीर के द्वारा, उसको एलर्जी बोलते हैं। और ये किस चीज़ से शुरुआत होती है इसकी? स्नीजिंग, छींक से। और जब भी हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो कई बार वहाँ पे जो स्नीजिंग वगैरह होती हैं या फिर जो वीजिंग वगैरह होती हैं, वीजिंग भी इसी से मिलता जुलता होता है, जो कि गड़गड़ाहट वगैरह होती हैं जो शरीर में, गले में, तो वो भी इसी की वजह से होती है, एलर्जी की वजह से। कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी टू पोलन। तो किस किस चीज़ की एलर्जी की वजह से हो सकती है? जो पोलन ग्रेन वगैरह होते हैं, माइट्स, छोटे कीट वगैरह होते हैं, उनकी वजह से एलर्जी है वो क्रिएट की जाती है। इन्हीं को एलर्जन बोलते हैं। जो सब्सटेंस इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं, ओवर प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं को एलर्जन बोला जाता है। जो एलर्जी कोज करते हैं उन्हीं को एलर्जन बोलेंगे। और एलर्जी के टाइम पे जो शरीर में एंटीबॉडी तैयार की जाती है वो आईजीई टाइप की है। ये एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सी एंटीबॉडी है वो काम करती है एलर्जी के केस में। सिम्टम्स क्या रहेंगे? स्नीजिंग, छींक आएंगी, आंखों से पानी रहेगा, वाटरी आई का मतलब आंखों में पानी रहेगा, नोज रनिंग, बहती हुई नाक, और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में भी प्रॉब्लम है, कठिनाइयाँ हो रहेगी। एलर्जी ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामिन। और जो बायोलॉजिकल रीजन है एलर्जी का वो क्या रहता है? हमारी जो मास्ट सेल होती हैं शरीर के अंदर वो कुछ सब्सटेंस है वो सिक्रिएट करते हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। उनकी वजह से एलर्जी है वो, जो ऊपर के जो सिम्टम्स हैं वो इन्हीं की वजह से होते हैं। डायग्नोसिस, पता कैसे लगाया जाता है कि भाई एलर्जी किस चीज़ की वजह से है? तो किसी भी पर्सन को एक्सपोज किया जाता है, उसको उस टाइप के जो एलर्जन है उसके प्रति उसको छोड़ा जाता है। जैसे जो कुछ स्मॉल डोजेज हैं पर्सन को दी जाती हैं, उसको इंजेक्शन के रूप में भी दी जा सकती हैं। जैसे पोलन ग्रेन है उसके एनवायरनमेंट में उनको लेके जाया जाता है, और जिससे कि कारण है जो पता लगाया जा सके, और जो रिएक्शन शरीर में हो रही हैं, जो सिम्टम्स हैं उनको स्टडी किया जाता है। उसके बाद जो ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है जिस भी टाइप की एलर्जी है उसमें,
वैसे ज़्यादातर जो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैं वो यूज की जाती है। एड्रेनलिन है एक हार्मोन वगैरह जो किडनी के अंदर जो के किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स होती हैं एड्रेनल ग्लैंड, तो उस टाइप के हार्मोन भी दिए जाते हैं। स्टेरॉइड जैसे सिट्राजीन्स वगैरह होती हैं जो इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करती हैं। तो उस केस में भी जो एलर्जी है उनके सिम्टम्स को रिलीज करने के लिए वो ड्रग्स यूज किए जाते हैं। रीज़न क्या रहता है इसका, जो मेन जो सोशल रीज़न है वो हम क्या समझ सकते हैं। जैसे हमारा जो आज का लाइफस्टाइल है वो काफ़ी बदल चुका है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हम फैसिलिटी यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो शरीर की जो एक नेचुरल स्ट्रेंथ है, जो नेचुरल उसकी पावर है, इम्यून सिस्टम है जो वो डिक्रीज होता जा रहा है, उसकी कैपेसिटी लोअर होती जा रही है और हम ज़्यादा से ज़्यादा एलर्जेंस के प्रति सेंसिटिव है होते जा रहे हैं। मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो आपको एलर्जी और अस्थमा से पीड़ित मिलेंगे। और उनका कारण क्या रहता है कि उनको शुरुआती जो टाइम होता है उनका अर्ली जो लाइफ होती है उनके अंदर उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट वो दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी नेचुरल पावर होती है उसका यूज़ नहीं होता, और जिस चीज़ का यूज़ नहीं होता उसका जब रियल टाइम पे यूज करना होता है वो अपना फुल रिस्पॉन्स नहीं शो कर पाती हैं। उसके बाद ऑटो इम्यूनिटी, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवोल्व्ड इन हायर वर्टिब्रेट्स। तो हमने देखा है जैसे बड़े जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हायर वर्टिब्रेट्स हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, उनमें मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो काम करती है, उनके अंदर उस चीज़ का इवोल्यूशन हो चुका है कि एक बार यदि फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होता है एंटीजन से तो उसका जो रिस्पॉन्स सेकंड बार दिया जाएगा वो फास्ट रहेगा, वो मेमोरी बेस्ड पे ही काम करता है। और ये मेमोरी किस चीज़ के ऊपर काम करती है, साथ में फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकती हैं, किससे, अपनी सेल से, खुद की सेल से, जो बाहर से आई हुई सेल है उनको ये डिटेक्ट कर सकती हैं। और डिटेक्ट करने के बाद जो भी एक्शन लिया जाता है फॉरेन मॉलिक्यूल या फॉरेन ऑर्गेनिजम्स पे, उसी से जो इम्यून सिस्टम है वो काम करता है। लेकिन जो ऑटो इम्यूनिटी होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, उसमें क्या रहता है कि ये जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं इसके ऑटो इम्यून डिजीज के, या फिर कुछ अलग कारण भी हो सकते हैं जिसके अंदर जो बॉडी है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो एक जैसा रिस्पॉन्स देती है सबके प्रति, और जिसकी वजह से अपने जो खुद की जो सेल्स होती हैं वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। एग्जाम्पल है रियो मेट्यूड अर्थराइटिस, जो एक प्रकार की जोड़ों की बीमारी होती है ये, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती है। उसके बाद बॉडी इम्यून सिस्टम, शरीर में जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पे जो मेन ऑर्गन है वो प्रेजेंट होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो मेनली जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है वो लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फ जो सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम, उसके कुछ ऑर्गन होते हैं, लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल, वो काम करते हैं। टिश्यू सेल्स, उनके अंदर भी काफ़ी जो इंजाइम वगैरह है और जो अलग अलग टाइप के केमिकल हैं वो रिलीज होते हैं। और एंटीबॉडीज हैं वो भी इम्यून सिस्टम है, उसका एक मेन भाग होती हैं। रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन एंटीजन्स रिस्पॉन्ड टू दीज एंड रिमेंबर देम, तो क्या करती हैं, फॉरेन एंटीजन को पहचानती हैं, उनके प्रति रिस्पॉन्ड देती हैं, उनके प्रति जो भी एक्शन लेना है वो लेंगी, और बाद में उनको याद भी रखती हैं सेकंड इंटरेक्शन के लिए। और जिससे क्या करते हैं, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, साथ में जो एलर्जी होती है उसमें जो होने वाली शरीर में रिएक्शंस हैं, ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लिम्फोइड ऑर्गन, ये वो ऑर्गन होते हैं जहाँ पे ओरिजिन और मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट्स बी और टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो सेलुलर लेवल पे जितना भी इम्यून सिस्टम में काम होता है वो इन्हीं सेल्स के द्वारा किया जाता है। और इन सेल का बनना, इन सेल का मैच्योर होना और इन सेल की संख्या में बढ़ना, प्रोलिफरेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, उन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। तो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सबसे पहले प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन देखेंगे। ये वो ऑर्गन होते हैं जहाँ पे इमैच्योर लिम्फोसाइट, जहाँ पे जो सेल है वो मैच्योर नहीं है, लिम्फोसाइट्स वो डिफरेंशिएट होती है एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स के प्रति। तो ये समझ सकते हैं हम जनरल लैंग्वेज में कि इनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि एक बार लिम्फोसाइट्स बन गई हैं तो उनको स्पेशली किस टाइप के एंटीजन के प्रति ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, फिर यहाँ पे उनको डिफरेंशिएट करवाया जाता है अलग अलग टाइप की सेल्स के अंदर। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट, तो जो मेन ट्रेनिंग सेंटर होते हैं हमारी बॉडी में वो बोन मैरो होता है जो कि लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है, और थाइमस है जो कि आगे देखेंगे
इसकी लोकेशन ब्रेस्ट बोन के नीचे पाया जाता है, ये हार्ट के पास में। तो माइक्रो इन्वायरमेंट मतलब ऐसी जगह प्रोवाइड करते हैं जो कि डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन के लिए जरूरी होते हैं। तो इन्हीं के अंदर जो विकास है और जो उनका परिपक्वता है टी सेल्स की वो की जाती हैं। जो बोन मैरो है वो मेन लिम्फोइड ऑर्गन होता है जो कि आरबीसी हैं, ब्लड सेल्स है आरबीसी मेनली, उनको प्रोड्यूस करता है और साथ में लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन भी करता है। और जो थाइमस होता है ये लोब्ड, एक लोब जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि हार्ट के पास प्रेजेंट होती हैं ब्रेस्ट बोन के नीचे, और ये काफ़ी लार्ज होती है कब, जब जन्म होता है बच्चे का उस टाइम पे, और उसके बाद ये रिड्यूस होती रहती है जैसे जैसे एज बढ़ता है, और प्यूबर्टी के टाइम तक ये बिल्कुल छोटा है साइज है वो प्राप्त कर लेती है, और ओल्ड एज में बिल्कुल रिड्यूस होती होती ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो ओल्ड एज में हम देखते हैं नॉर्मली जो इम्यून सिस्टम है ओल्ड पीपल का वो कम मिलता है, वो जल्दी जल्दी इन्फेक्शन है उनके अंदर होते रहते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये वो जगह होती हैं जहाँ पे मेन इंटरेक्शन होता है किसका, जो लिम्फोसाइट बनी है उनका एंटीजन्स के साथ। मतलब ये वो जंग के मैदान होते हैं जहाँ पे रियल में जो जो लड़ाई है वो एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच में देखने को मिलती है, लिम्फोसाइट्स के बीच में। और साथ में वहीं पे उनकी प्रोलिफरेशन, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी होती हैं। इफेक्टर सेल्स का मतलब जो भी स्पेसिफिक सेल उन्होंने बनानी है। तो ये एग्जांपल क्या जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टोन्सिल, पेयर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। ये मेन वो भाग हैं जहाँ पे इंटरेक्शन होता है इनका एंटीजेंस के साथ में। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है, जो सोयाबीन टाइप की जो किडनी शेप्ड की एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है शरीर में, वो स्प्लीन होता है। मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। इसके अंदर दो प्रकार की सेल होती हैं, लिम्फोसाइट्स लिम्फ के अंदर जो मेनली पाई जाती हैं सेल्स टी एंड जो बी सेल्स हैं, और उसके बाद फैगोसाइट्स जो कि किसी भी माइक्रोब्स को, पैथोजन को एनगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय करती हैं, उसको निगल के डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और ये किस चीज़ का काम करती हैं, साथ में ब्लड को फिल्टर भी करती हैं माइक्रोब्स से, जो ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको पकड़ के उनको ख़त्म करती हैं, उनको उनसे मतलब ब्लड को साफ कर देती हैं। और इनके पास लार्ज रिजर्वोयर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। तो एरिथ्रोसाइट्स जो रेड ब्लड सेल होती हैं उनका बड़ा भंडार भी होते हैं स्प्लीन, और उनको ग्रेव यार्ड भी बोला जाता है कि कुछ जो आरबीसी जो खत्म हो जाती हैं वो भी यहीं पे इकट्ठी होती रहती हैं। लिम्फ नोड ये क्या होते हैं? स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर, कुछ सॉलिड ठोस स्ट्रक्चर होती हैं जो कि अलग अलग पॉइंट पे प्रेजेंट होती हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। जो पूरे शरीर में, हमारे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम फैला हुआ है तो उसके कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं वो होती हैं लिम्फ नोड। सर्व टू ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजेंस। तो इनका काम क्या होता है? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ने का काम करती हैं। कहाँ से? जो लिम्फ है, लिम्फ को साफ करती हैं। ये लिम्फ को ही हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं क्योंकि ये टिश्यू में पाया जाता है सेल्स के बीच में। एंटीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट काजिंग इम्यून रिस्पॉन्स। जो एंटीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्टिवेशन के लिए लिम्फोसाइट्स की, तो वही इम्यून रिस्पॉन्स को पैदा करते हैं। तो एंटीजन खुद उकसाते हैं लिम्फोसाइट्स को एक्शन करने के लिए। उसके बाद है म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट जिसको बोलते हैं, कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है MALT की। म्यूकस मतलब म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो ये लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ जो म्यूकस रिलीजिंग ग्लैंड्स होती हैं खासकर उन्हीं से नाम बनाए ये। जैसे कि जो रेस्पिरेटरी हमने देखा था, जो म्यूकस रिलीज होता है जो कि एक बैरियर का काम भी करता है। तो रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरिनोजेनिटल जो ट्रैक्स होते हैं उनके अंदर जो म्यूकस रिलीज होता है तो वहाँ पे जो लिम्फोइड टिश्यू होता है तो उसको माल्ट बोला जाता है। और ये लगभग 50% होता है जो लिम्फोसाइड अपने लिम्फोइड टिश्यू अपने शरीर में, उसका 50% बनाता है। टोटल का 50% तो इन्हीं ट्रैक्स के अंदर पाया जाता है। उसके बाद एक पिक से हम समझते हैं कि जो इम्यून सिस्टम को बनाने वाले जो अलग अलग ऑर्गन हैं, जैसे लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो कि पूरे शरीर में पाए जाती हैं, लेकिन यहाँ पे दो जगह पे लिख रखे हैं तो दो जगह बना के दिखा रखे हैं, वैसे हर जगह प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद थाइमस है जो कि लोब्ड स्ट्रक्चर होती हैं जो कि ब्रेस्ट बोन के पास में, हार्ट के पास में पाई जाती हैं। उसके बाद जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये लिम्फ नोड्स हैं। उसके बाद स्प्लीन होती है एक स्टमक वाली साइड में, तो इसका काम क्या होता है? ये रिजर्वोयर होती है आरबीसी का, और साथ में ट्रैप करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अपेंडिक्स होती है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगी, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आके वहाँ पे अटैच होती हैं। बोन मैरो जो कि जो लॉन्ग बोन होती है फीमर, तो उनके अंदर कुछ खाली जगह होती है तो बोन मैरो का काम करती हैं जो कि आरबीसी को सिंथेसिस करती हैं।
और टॉन्सिल्स क्या होते हैं, ये लगभग जो सलेवरी ग्लैंड्स वगैरह, फेरिंक्स वगैरह रीजन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं।